नमस्कार। जनरल साइंस की सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जनरल साइंस में हम इलेक्ट्रिसिटी के विषय में बात कर रहे थे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पर एक क्लास मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया है। इलेक्ट्रिसिटी पर ये दूसरा क्लास है और इसी क्लास के साथ में आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक जो है वो यहाँ से समाप्त हो जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से कुछ नए साथी भी होंगे जो इस चैनल पर आए होंगे, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जनरल साइंस में हम भौतिकी विषय को कवर कर रहे हैं और भौतिकी पर अब तक 17 क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये 18वां क्लास है। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से न देख करके आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, चाहे आप यूपी पीसीएस के लिए जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी अन्य परीक्षा के लिए जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। और जुड़े आप तभी जब आपको चीज़ें पसंद आए। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने चीज़ों को जहाँ पे छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। अब प्रतिरोध क्या होते हैं ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में इसके बारे में बता दिया था कि रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, इसका काम क्या होता है और ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, इसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। इन सभी बातों को हमने पिछली क्लास में जो है डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में कि रेसिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन किस किस टाइप का होता है और किस किस टाइप के कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके पहले प्रकार के बारे में बात करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। प्रतिरोधों के संयोजन की मुख्यतः दो विधियां होती हैं। पहली श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरी होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे हम हिंदी में समांतर क्रम संयोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले श्रेणी क्रम संयोजन को समझते हैं कि ये क्या होता है। स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये एक विद्युत परिपथ को प्रदर्शित कर रहा है और यहाँ पर R1, R2, R3, ये जो R1, R2, R3 है ये तीन अलग अलग प्रतिरोधों को प्रदर्शित कर रहे हैं जो किसी परिपथ में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। K का मतलब है यहाँ पर कुंजी, V का मतलब है यहाँ पर विभवांतर या बैटरी, इसको आप बोल सकते हैं, और A का मतलब है एमीटर। ठीक है, जिससे कि धारा का मापन किया जाता है। तो इस तरह का ये एक सर्किट है जिसमें हमको R1, R2, R3 यानी जो तीनों प्रतिरोध हैं जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, इसको हमें ये प्रदर्शित कर रहा है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो रेसिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोध होते हैं, उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है कि एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से मिला करके जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कोई रेसिस्टेंस हो गया, इसका ये वाला सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध से जुड़ रहा है, फिर इसका ये वाला सिरा किसी तीसरे प्रतिरोध से जुड़ रहा है। तो ये R1 हो गया, मान के चलिए ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। इस तरीके से एक ही सीरीज में, एक ही श्रेणी में प्रतिरोधों का संयोजन यहाँ पर किया जाता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ पर जो आपके याद करने की चीज़ है या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो क्या याद रखना है आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो वहाँ पर धारा का मान समान रहता है और प्रत्येक प्रतिरोध पर, जैसे यहाँ पर R1, R2, R3 दे रखे हैं, ये अलग अलग प्रतिरोध हैं, अलग अलग प्रतिरोधों पर विभवांतर का मान अलग अलग होता है। ठीक है, ये किस में होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में। ये आप याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखने की यही है कि जब भी हम रेसिस्टेंसेस को, प्रतिरोधों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो वहाँ पर प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान रहता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर की जो वैल्यू होती है, विभवांतर का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, और जो तुल्य प्रतिरोध का मतलब नेट रेसिस्टेंस, इसको आप बोल सकते हैं। कुल प्रतिरोध जो होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। मुख्य बात जो दूसरा वाला पॉइंट है ये आप याद रखेंगे, धारा समान, विभवांतर अलग अलग। दूसरा आता है आपका समांतर क्रम संयोजन, जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। ये ठीक उसका उल्टा होता है जो आपको याद रखना है। जैसे मैंने दूसरा वाला पॉइंट श्रेणी क्रम संयोजन में आपको क्या बताया कि बहने वाली धारा का मान समान और प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है, प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान अलग अलग होता है। हर प्रतिरोध में एक अलग धारा, एक अलग करंट प्रवाहित होता है, लेकिन विभव का मान जो होता है वो ओवरऑल कैसा होता है,
इक्वल रहता है, समान रहता है। ये समांतर क्रम संयोजन में याद रखने की बात है। प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धाराएं प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। प्रतिरोधों में जो अलग अलग धाराएं प्रवाहित होती हैं वो प्रतिरोधों के कैसी होती हैं, प्रतिरोधों के साथ उनका संबंध क्या है, वे प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। और तुल्य प्रतिरोध यानी नेट रेसिस्टेंस जो होता है परिपथ में लगने वाले प्रतिरोधों से कम होता है, परिपथ में लगने वाले प्रतिरोधों से कम होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो परिपथ में लगने वाले प्रतिरोधों से ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखने की एक और महत्वपूर्ण चीज, जो घरेलू उपकरण होते हैं, अपने घरों में जो हम उपकरण यूज करते हैं उनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। इसके अलावा जैसे त्योहारों पर आपने कुछ सजावटी लड़ियां देखी होंगी जिनको सजावट के लिए हम यूज करते हैं, रंग बिरंगी जो लाइटें होती हैं उनकी जो लड़ियां होती हैं उनमें जो बल्ब लगे होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और इसी का कारण है कि कभी कभी क्या होता है कि लड़ी में से एक बल्ब खराब हो जाता है तो पूरी लड़ी जो है वो बंद हो जाती है, क्योंकि वो एक ही क्रम में जुड़े हुए होते हैं। और उसमें आपको ये पता है कि जब भी हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो उसमें जो धारा होती है वो समान होती है, एक ही धारा बह रही होती है, अलग अलग धारा नहीं बहती है। तो जब किसी एक बल्ब तक धारा जो है वो प्रवाहित होना बंद कर देती है या उस बल्ब तक धारा नहीं पहुंचती है तो कहीं ना कहीं धारा में रुकावट हो जाती है, इस वजह से अन्य बल्ब भी जलना बंद कर देते हैं। इसके विपरीत समांतर क्रम संयोजन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग धारा बहती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतिचालक, इनके बारे में बात करते हैं। अतिचालकों को अंग्रेजी में बोलते हैं हम सुपर कंडक्टर्स। ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ताप धीरे धीरे घटाया जाए तो उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है, वो बढ़ती है, लेकिन एक विशेष ताप के नीचे उनको ठंडा किया जाए तो उनकी जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, अचानक से शून्य हो जाती है। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं जिनमें इस प्रकार का गुण होता है उन्हें हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। और जिस ताप के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, यानी एक अधिकतम ताप, एक मिनिमम ताप, तो इसकी जो ताप की टेम्परेचर की रेंज होती है वो 10 केल्विन से लेकर के 0.1 केल्विन होती है। यानी जो अतिचालकता की घटना होती है, अतिचालकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो सुपर कंडक्टर्स जो गुण प्रदर्शित करते हैं उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी यानी अतिचालकता। और अतिचालकता की जो घटना होती है उसके लिए टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो 10 केल्विन से 0.1 केल्विन के बीच होती है। तो यानी ये जो अतिचालकता की घटना है ये 10 केल्विन से 0.1 केल्विन ताप पर होती है। यहाँ पर कुछ अलग अलग पदार्थों की अतिचालकता का मान दे रखा है। तो मरकरी की अतिचालकता 4.2 केल्विन होती है, लेड यानी शीशे की अतिचालकता 7.25 केल्विन होती है, नियोबियम की अतिचालकता 9.2 केल्विन होती है। आगे बढ़ते हैं। तापी प्रतिरोधक, ठीक है, थर्मिस्टर्स इनको अंग्रेजी में बोला जाता है। तापी प्रतिरोधकों का काम क्या है, इनके क्या उपयोग हैं? ये अधिक तथा कम ताप परिवर्तन ज्ञात करने में काम में आते हैं। यानी दो अलग अलग टेम्परेचर हैं और उन दोनों अलग अलग टेम्परेचरों के बीच में, उन दोनों तापों के बीच में अगर परिवर्तन हो रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि परिवर्तन बहुत ज़्यादा है तापों का और कभी कभी परिवर्तन बहुत कम होता है। तो बहुत ज़्यादा ताप और बहुत कम ताप परिवर्तन ज्ञात करने में थर्मिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टेलीविज़न की जो पिक्चर ट्यूब होती है, पिक्चर ट्यूब जैसे कि खास करके जिनकी डेट ऑफ बर्थ 90s के आसपास होगी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 90s के आसपास होगी उनको पिक्चर ट्यूब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। पुरानी जो टेलीविजन्स होते थे वो बड़े होते थे, अभी सब फ्लैट हो गए। तो पहले बड़े बड़े टेलीविजन्स होते थे, उसमें पिक्चर ट्यूब होती थी। कई बार आप उसको ठीक कराने भी ले गए होंगे। तो टेलीविज़न की जो पिक्चर ट्यूब होती है उसमें धारा के परिवर्तन से फिलामेंट को सुरक्षित करने में भी थर्मिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। कारखानों में ताप की मात्रा नियंत्रित करने में भी थर्मिस्टर्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जनित्र मतलब जनरेटर जो होता है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर हो गया, विद्युत मोटर हो गया, इनकी वेल्डिंग की सुरक्षा में भी थर्मिस्टर्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे विद्युत धारा के हीटिंग इफेक्ट के बारे में, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में। जब विद्युत धारा उच्च प्रतिरोध के तार में प्रवाहित की जाती है तो तार का जो प्रतिरोध है वो अत्यधिक गर्म होकर के ऊष्मा उत्पन्न करता है,
यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। यहाँ से देखेंगे तापीय प्रभाव के कारण क्या होता है। जब भी हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की, तो तापीय प्रभाव के कारण विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है, ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। तापीय प्रभाव के कारण, हीटिंग इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ अनुप्रयोग हैं, उनको देखते हैं। जैसे विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो आप सभी अपने घरों में यूज करते होंगे, तो ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ही आधारित है। विद्युत बल्ब की खोज एडिसन के द्वारा की गई थी, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। और इसमें जो फिलामेंट लगा होता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो जलता है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है, जो हल्का सा स्प्रिंग टाइप की आकृति आपको बल्ब में दिखाई देती है, वो फिलामेंट होता है। और ये फिलामेंट किस धातु का बनाया जाता है, ये टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। टंगस्टन धातु का ही फिलामेंट क्यों बनाया जाता है, इसका कारण यह है कि इसकी प्रतिरोधकता, ठीक है, बहुत ऊंची होती है और इसका गलनांक भी बहुत ऊंचा होता है। तो इस वजह से बहुत जल्दी से ये तार टेम्परेचर के द्वारा या ताप पा करके गलता नहीं है, क्योंकि इसको गलने के लिए लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। तो फिलामेंट का टंगस्टन धातु का बना होना, इसके पीछे रीजन है टंगस्टन की ऊंची प्रतिरोधकता और उसका गलनांक उच्च होना, लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। बल्ब के अंदर निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है। और बल्ब के अंदर निर्वात क्यों उत्पन्न करते हैं, बल्ब के अंदर निर्वात उत्पन्न करने के पीछे कारण यह है कि जो फिलामेंट होता है, जो प्रकाश उत्सर्जन करता है, जिसकी वजह से रोशनी आती है बल्ब में, उस फिलामेंट का ऑक्सीकरण न हो। क्योंकि अगर बल्ब के अंदर निर्वात उत्पन्न नहीं करेंगे, उसमें कोई वायु भरी होगी, तो फिलामेंट का ऑक्सीकरण हो जाएगा और वो जल जाएगा, ठीक है। तो बल्ब को खराब होने से बचाने के लिए, फिलामेंट का ऑक्सीकरण रोकने के लिए हम बल्ब के अंदर निर्वात उत्पन्न कर देते हैं, यानी निर्वात, उसके अंदर वैक्यूम जो है वो बनाया जाता है बल्ब का निर्माण करते समय। तो उसमें कोई भी ऐसी गैस नहीं होनी चाहिए जो कि अभिक्रियाशील हो। अगर कोई भी गैस या कोई भी इसी तरह की वायु बल्ब के अंदर होगी जो क्रियाशील है, तो फिलामेंट जो है वो जल नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब जलने का मतलब है मेरा कि फिलामेंट जो है वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो निर्वात के साथ साथ बल्ब में कुछ अक्रिय गैसें भी भरी जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया। तो नाइट्रोजन या आर्गन जैसी अक्रिय गैसें बल्ब में क्यों भरी जाती हैं, इसके पीछे कारण ये है कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो टंगस्टन जो होता है वो वाष्प बन करके बल्ब की दीवारों पर जमने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, जब नया बल्ब लेके आते हैं तो उसकी सरफेस बिल्कुल क्लीन दिखाई देती, क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई देता है अंदर बाहर से। लेकिन जैसे जैसे उसको लंबे समय तक यूज़ किया जाता है तो वो अंदर से धुंधला पड़ जाता है। बल्ब जो होता है वो अंदर से धुंधला पड़ने लगता है। उसके धुंधले पड़ने के पीछे का रीज़न क्या है कि जो उसमें फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का, तो हाई टेम्परेचर के कारण टंगस्टन धीरे धीरे क्या होता है, उसका वाष्पीकरण होता है, वो वाष्प बन करके बल्ब की दीवारों पर जमने लगता है और बल्ब धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लग जाता है। इसी से बचाव के लिए बल्ब में कुछ मात्रा में अक्रिय गैसें भी भरी जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑर्गन, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्यूज आता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, विद्युत उपकरणों में निर्धारित धारा से ज्यादा धारा प्रवाहित होने से रोकने की एक युक्ति है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्यूज के नाम से जानते हैं। आप सभी के घरों में, जो कि जनरली जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, उनके घरों में फ्यूज जरूर लगे होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो फ्यूज क्या करता है कि जितनी मात्रा में धारा की आवश्यकता है, यानी जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, जितनी धारा किसी भी परिपथ को चाहिए, अगर उससे ज़्यादा धारा अगर आ जाती है तो उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज़ किया जाता है। जैसे ही धारा का मान, जो भी निश्चित धारा के मान है, उससे ज़्यादा होता है तो फ्यूज जल जाता है और पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह जो होता है वो रुक जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी उपकरण हमारे घरों में लगे होते हैं, पंखे, कूलर, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनमें नुकसान नहीं होता है, वो खराब होने से बच जाते हैं, क्योंकि जो अतिरिक्त धारा है या ज़्यादा मात्रा में धारा है वो उन तक नहीं पहुंच पाती, उससे पहले ही फ्यूज जो है वो जल जाता है, जिससे धारा का प्रवाह रुक जाता है, ठीक है। तो तांबा, टिन और शीशे के मिश्रण से इसको बनाया जाता है। ये एक प्रकार का तार होता है, छोटा सा तार होता है,
जिसको किसके द्वारा बनाया जाता है, तांबा, टिन और शीशे के मिश्रण से तैयार किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, कई बार पूछा भी गया है कि जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ में जो तार यूज़ होता है वो किस किस के मिश्रण से बना करके तैयार किया जाता है, तो तांबा, टिन और शीशे के मिश्रण से इस तार को बनाया जाता है, जो चीनी मिट्टी के होल्डर में लगे दो धात्विक टर्मिनलों के बीच में खिंचा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। जैसे इस प्रकार का फ्यूज़ जो बड़े, अब तो छोटे छोटे फ्यूज़ आते हैं, पहले पुराने टाइम में बड़े बड़े फ्यूज़ होते थे जो चीनी मिट्टी के बने होते थे। तो यहाँ पर देखिए एक इस तरीके का टर्मिनल लगा होता था। ठीक है, एक टर्मिनल यहाँ पे इस तरीके का लगा होता था और इससे एक पेच की सहायता से तार को यहाँ से यहाँ दोनों के बीच में बंधा हुआ था और इसको जो है हम अपने जो भी हमारा सर्किट होता था, परिपथ होता था, उसमें लगा देते थे। तो जैसे ही इसको लगाते थे तो लाइट चालू हो जाती थी, जैसे ही इसको निकाल लेते थे तो लाइट बंद हो जाती थी। तो इस तरीके के जो फ्यूज़ हैं वो आपने ज़रूर देखे होंगे। जो तार होता है जिसको कि तांबा, टिन और शीशे के मिश्रण से बना करके तैयार किया जाता है, इस तार का गलनांक तांबे की तुलना में बहुत कम होता है और प्रतिरोधकता इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत उच्च होती है। इसी वजह से, क्योंकि प्रतिरोधकता इसकी ज़्यादा है, तो ये धारा को जो है अत्यधिक मात्रा में बहने वाली धारा जो है उसको प्रवाहित होने से रोकने का काम करता है। ठीक है, और गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक कम रखने के पीछे का कारण क्या है कि जैसे ही धारा निर्धारित धारा की मात्रा से ज़्यादा होगी तो ये तार जो है जल जाएगा, पिघल जाएगा। अगर इसका गलनांक उच्च होगा तो फिर ये धारा, क्योंकि तार का गलनांक जब उच्च गलनांक वाला अगर हम तार लेंगे तो ज़्यादा धारा होने पर तार गलेगा नहीं और धारा जो है हमारे उपकरणों तक प्रवाहित हो जाएगी, जिससे उनके खराब होने का खतरा बना रहेगा। तो तार का जो गलनांक लेते हैं वो कम लेते हैं ताकि जैसे ही धारा निर्धारित मात्रा से ज़्यादा हो तार गल जाए और विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाए। ठीक है, जिस परिपथ की सुरक्षा करनी होती है उसके संयोजक तारों के श्रेणी क्रम में उचित क्षमता का फ्यूज वायर लगाया जाता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो तार होता है वो किस किस के मिश्रण से बना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि जो परिपथ की हम बात कर रहे हैं, सर्किट की, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हम कर रहे हैं, उसमें जो फ्यूज वायर होता है या फ्यूज तार जो होता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य क्या होती है? विद्युत परिपथ में इकाई समयावधि में, एकांक समयावधि में किए गए कार्य अर्थात एकांक समय में स्थानांतरित ऊर्जा की दर को हम इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जानते हैं, विद्युत सामर्थ्य के नाम से जानते हैं। विद्युत सामर्थ्य जो होती है ये परिपथ के विभव और विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होती है, यानी P बराबर VI। P यहाँ पर क्या है? विद्युत सामर्थ्य है, पावर है। V विद्युत विभव है और I जो है आपकी विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, विद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक वॉट होता है। ठीक है, 1 वाट जो है 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के गुणनफल के बराबर होता है। तो 1 वाट बराबर हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट एम्पियर। 1 वोल्ट एम्पियर कह लो इसको, चाहे आप इसको 1 वाट कह लो। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता चली कि 1 वाट 1 वोल्ट एम्पियर के बराबर होता है। इसके कुछ बड़े मात्रक भी हैं, जैसे 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं? 10 टू दी पावर 3 वाट। 10 टू दी पावर 3 वाट का मतलब क्या है? 30, यानी 1000 वाट। 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10 टू दी पावर 6 वाट होते हैं। और 1 गीगावाट में कितने वाट होते हैं? 10 टू दी पावर 9 वाट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सामर्थ्य का मात्रक हॉर्स पावर भी होता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है कि 1 हॉर्स पावर, हिंदी में इसको अश्वशक्ति बोलते हैं, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होते हैं। अब नीचे यहाँ पर आप देखेंगे विद्युत उपकरण जो होते हैं उनके द्वारा नापी जाने वाली यूनिटों की संख्या का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले की सहायता से अपने परिपथ में या अपने घरों में जो यूनिट खर्च होती हैं विद्युत की, उनकी गणना कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया, आरओ में भी इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं? वाट, यानी कोई भी जो उपकरण लगा हुआ है, कोई भी बल्ब लगा हुआ है, मान करके चलिए वो कितने वाट का है, उसकी वैल्यू यहाँ पे, कितने घंटे वो चला, कितने दिन चला, और उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यूनिटों की संख्या जो है वो यहाँ से निकल आती है। ठीक है,
अब ये जो कुछ यहाँ पर प्रतीक दे रखे हैं, कुछ सिंबल दे रखे हैं जो हमारे विद्युत परिपथ में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रतीक हैं या सिंबल्स हैं, इनमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। कोई भी परिपथ का डायग्राम बन रहा हो, ठीक है, कोई भी जैसे मान करके चलिए पेपर पर, किताब में, कॉपी में कोई डायग्राम बना हुआ है किसी भी विद्युत परिपथ का, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई भी डायग्राम बना हुआ है, तो उसमें प्रतीकों का यूज किया जाता है। तो ये वाला जो प्रतीक आपको देखे तो ये समझ लीजिए यहाँ पर कोई विद्युत सेल जुड़ा हुआ है। इस तरह का कोई प्रतीक आपको नजर आता है तो ये बैटरी या फिर अलग अलग सेलों के संयोजन को, कॉम्बिनेशन को दिखाता है। इस तरीके का जो सिंबल होता है ये खुले हुए स्विच या प्लग कुंजी को प्रदर्शित करता है। अगर इसी सिंबल में बीच में अगर एक पॉइंट रख दिया जाए तो ये किसी बंद स्विच को या प्लग कुंजी को प्रदर्शित करता है। ये जो इस तरीके का डायग्राम है, इस तरीके की अगर आकृति आपको किसी परिपथ में नजर आ रही है, ठीक है, परिपथ के डायग्राम में नजर आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर तार जुड़े हुए हैं, ये तार, ये तार, ये तार, इस तरीके से तारों के बीच में संधि हो रही है, तार जुड़े हुए, तार संधि के नाम से इसको जानते हैं। ये सिंबल विद्युत बल्ब को प्रदर्शित करता है, ये वाला सिंबल रेसिस्टेंस को प्रदर्शित करता है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ये धारा नियंत्रक को प्रदर्शित करता है। ए इसका मतलब एमीटर, वी मतलब वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, ऐसे कुछ प्रतीक हैं जो हमारे परिपथ के डायग्राम में यूज किया जाता है। इसके बाद में आती है आपकी फ्लोरेसेंट ट्यूब, प्रतिदीप्ति नलिका। यहाँ से प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से समझ लीजिएगा। प्रतिदीप्ति नलिका को ही हम अंग्रेजी में फ्लोरेसेंट ट्यूब के नाम से जानते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब में कम दाब पर, लो प्रेशर पर मरकरी या पारे की वाष्प को भर दिया जाता है। स्विच ऑन करने पर इसमें अल्ट्रावायलेट प्रकाश की अदृश्य किरणें जो हैं वो उत्सर्जित होती हैं और ये पराबैंगनी किरणें फ्लोरेसेंट की परत पर गिरने पर दृश्य प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो कि हमें प्रकाश दिखाई देता है फ्लोरेसेंट ट्यूब में, वो वाला प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इस ट्यूब में बहुत कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स की जब बात आती है या प्रतिदीप्ति नलिकाओं की बात आती है तो इनकी भीतरी सतह पर फास्फोरस कोटिंग जो है वो की हुई होती है। फास्फोरस की कोटिंग का लेपन जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर वाली सतह पर किया जाता है, भीतरी सतह पर किया जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश जो है वो हमें नजर आता है। इसके बाद में आती है सघन प्रतिदीप्ति नलिका, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट ट्यूब, और संक्षेप में आपने इसका नाम सुना होगा CFL, जो आपके घरों में यूज की जाती होगी। CFL जो होती है ये एक छोटे आकार की प्रतिदीप्ति नलिका होती है जो एक ही सिद्धांत पर कार्य करती है। एक ही सिद्धांत का मतलब जिस सिद्धांत पर आपकी फ्लोरेसेंट ट्यूब काम करती है, प्रतिदीप्ति नलिका काम करती है, उसी सिद्धांत पर आपकी CFL काम करती है। तो ये प्रतिदीप्ति नलिका मतलब फ्लोरेसेंट ट्यूब, जो बड़ी बड़ी रॉड्स वगैरह आती थी पहले, ठीक है, अब तो खैर अलग चीजें हो गई हैं। पहले जो है जैसे रॉड को फोड़ते थे उसमें पाउडर टाइप का निकलता था, आपने देखा होगा, ठीक है, पारे की वाष्प उसमें भरी होती थी और उसकी जो अंदर वाली लेयर होती थी उस पर फास्फोरस की कोटिंग हुआ करती थी। अब वर्तमान समय में उसका प्रचलन बहुत कम हो गया है, लेकिन पुराने किसी भवन में जाएंगे, किसी सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो आज भी आपको उस तरह की जो ट्यूब्स हैं वो वहाँ पर लगी हुई मिल जाएंगी। पर धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, धीरे धीरे चीज़ें और बेहतर हुई हैं, तो उसी का एक छोटा रूप आया है CFL, जो कि अब CFL भी वर्तमान में जो है कहीं ना कहीं उसका यूज़ कम हुआ है। जब से ये LED बल्ब वगैरह आए हैं तब से CFL का यूज़ भी कम हो गया है। तो सबसे पहले आती थी आपकी फ्लोरेसेंट ट्यूब, फिर CFL आई, अभी LED वाले बल्ब जो है वो ज़्यादा प्रचलन में है। तो चाहे सघन प्रतिदीप्ति नलिका की बात करें, चाहे प्रतिदीप्ति नलिका की बात करें, दोनों का जो सिद्धांत है वो एक ही है, एक ही सिद्धांत पर काम करती हैं। इसमें कम दाब पर पारद वाष्प के साथ में कुछ अक्रिय गैसें भी भरी जाती हैं, जैसे आर्गन, जीनोन, नियोन, ठीक है, ये भी उपयोग में इसमें लाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले जो खेल करने वाले आते थे, तमाशा दिखाने वाले आते थे, वो अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर जो ट्यूब्स होते थे उनको फोड़ते थे, तोड़ते थे, तो उसमें से एक अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती थी जब वो टूटती थी, फट से आवाज आती थी उसमें से, क्योंकि उसमें पारद वाष्प थी। इसके अलावा उसमें जो है अक्रिय गैसें वगैरह जो है वो भर देते थे, फास्फोरस की कोटिंग होती थी, तो पाउडर टाइप का उसमें से एक सफ़ेद पाउडर टाइप का जो है फूटने पर गिरता था, ठीक है। तो CFL आपकी समझ में आ गई, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट ट्यूब। इसके बाद में LED के बारे में बात करते हैं। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक अर्धचालक पदार्थ का बना होता है
और इसमें किस डायोड का यूज होता है, पीएन जंक्शन डायोड का यूज होता है। ये जो डायोड हैं अलग 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 अलग, इनसे संबंधित एक अलग चैप्टर आएगा जब हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी मैं करा दूंगा, तो उसमें डिटेल में इसके बारे में बताएंगे पीएन जंक्शन डायोड या इस तरह के जो डायोड होते हैं अलग अलग वो क्या होते हैं। तो आपको फिलहाल यहाँ पे यही याद रखना, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, मतलब पीएचडी थोड़ी करनी है हमें साइंस में, हमको सिर्फ उन चीज़ों को कवर करना है जहाँ से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एलईडी पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग होता है और प्रकाश उत्पन्न करने वाला जो इसमें मुख्य अवयव होता है, मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है गैलियम आर्सेनाइड। एलईडी में प्रकाश उत्पन्न करने वाला जो मुख्य अवयव है उसका नाम क्या है, गैलियम आर्सेनाइड है। विद्युत ऊर्जा को सीधे प्रकाश ऊर्जा में ये जो है परिवर्तित कर देता है, इसलिए CFL से भी ज़्यादा ऊर्जा दक्ष है, मतलब इसमें जो ऊर्जा की खपत होती है, लाइट की खपत होती है वो बहुत कम होती है एलईडी में, इसी वजह से वर्तमान समय में इनका प्रचलन ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। हालांकि ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है या फिर AC करंट इसको हम बोलते हैं संक्षेप में, तो AC जो है इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, थोड़ी बहुत बात हमने पिछली क्लास में भी इसके बारे में की है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलते हैं, ये पहले भी मैंने आपको बताया है। यह कुंडली के पहले आधे चक्कर में एक दिशा में घूमती है और दूसरे आधे चक्कर में ये विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो जैसे कोई कुंडली है, इस तरीके से हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये कोई कुंडली है, ठीक है, ये कोई कुंडली है, तारों की कोई कुंडली है, इस तरीके से आप इमेजिनेशन करते चलिएगा दिमाग में। तो ये कुंडली है। अब इस कुंडली में मानकर चलिए, इस कुंडली को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, आधी कुंडली ये रही, आधी कुंडली ये रही। ठीक है, तो जब AC करंट की हम बात करते थे, कुंडली के पहले आधे चक्कर में एक दिशा में, तो पहला आधा चक्कर मान लीजिए ये इस दिशा में इस तरीके से बहेगा, और दूसरा आधा चक्कर होगा उसमें ये जो है इस दिशा में बहेगा, ऐसे करके। ठीक है, एक दिशा में दूसरे एक चक्कर में, यानी आधे चक्कर में ये एक दिशा में और दूसरे आधे चक्कर में दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में बहने का काम करती है, ये AC करंट होता है। और यहाँ पर देखते हैं कुछ जैसे उपकरणों के नाम दे रखे हैं, जैसे हीटर हो गया, ब्लोअर हो गया, इमर्शन रॉड हो गया। इनमें जो धातु यूज होती है वो नाइक्रोम यूज होती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट मैंने आपको पहले ही बताया टंगस्टन धातु का होता है। हेलोजन लाइट में जो धातु का यूज होता है वो है आपके टंगस्टन, सोडियम, और टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु जो होती है वो इसमें यूज होती है। नाइक्रोम का प्रतिरोध टंगस्टन से ज्यादा होता है, किंतु टंगस्टन का गलनांक नाइक्रोम से ज्यादा होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं समय समय पर इन नोट्स में इंक्लूड करता रहता हूँ, इन पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। काफी प्रश्न आपको इन्हीं पॉइंट से मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट है या AC जो करंट है, इसका उत्पादन किस तरीके से होता है, इसका प्रसारण किस तरीके से होता है। तो सभी विद्युत ऊर्जा जो होती है, सभी प्रकार की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो AC धारा के रूप में ही प्रोडक्ट की जाती है। उत्पादन जो इसका होता है वो AC के रूप में ही होता है, अल्टरनेटिव करंट के रूप में होता है। तो इसका जो प्रसारण है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जब इसको भेजा जाता है, यानी जहाँ पर उत्पादन हो रहा है वहाँ से लेकर के हमारे घरों तक इसके पहुँचने में क्या प्रोसेस रहता है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। विद्युत उत्पादित स्टेशनों पर विद्युत का जो वोल्टेज स्तर होता है वो 11 किलोवाट होता है ना, 11 किलोवाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, आप सभी को पता है। 11 किलोवाट में कितने वाट हो गए, 11000 वाट हो गए। ठीक है, 11000 वोल्टेज। ठीक है, तो ऐसे आपने सुना होगा ये 11000 वाली लाइन जा रही है, ये हमारे यहाँ से 11000 वाली लाइन निकल रही है। तो जनरली जो लाइन निकलती है, जिस लाइन के माध्यम से विद्युत का प्रसारण किया जाता है, वो जनरली कितने वोल्टेज की होती है, 11000 वोल्टेज की होती है। तो विद्युत उत्पादित स्टेशनों पर विद्युत का वोल्टेज स्तर 11 किलोवाट होता है, और इसको मुख्य सब स्टेशनों में पहुंचाने के लिए हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की सहायता ली जाती है, और इसको फिर कितना कर दिया जाता है, 132 किलो वोल्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसको 132 किलो वोल्ट कर दिया जाता है। उत्पादन स्तर पर ये 11 किलोवाट इसका वोल्टेज लेवल होता है, और जब इसको सब स्टेशनों में पहुंचाया जाता है, छोटे छोटे स्टेशनों में पहुंचाया जाता है, तो वहां पर किसकी सहायता से, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की सहायता से, उच्चाई ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको 132 किलो वोल्ट कर दिया जाता है। सभी सब स्टेशनों से 33 किलो वोल्ट की वोल्टेज छोड़ी जाती है। ठीक है, जो दोबारा घट करके कितनी हो जाती है,
20 वोल्ट हो जाती है और इसके बाद इसे आसानी से ग्राहकों में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर जो लास्ट में ग्राहकों तक पहुँचने में 220 वोल्ट का जो स्तर है, तो जो 220 वोल्ट है ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान का यानी इसकी पीक वैल्यू का, पीक वैल्यू यानी इसका जो पीक वैल्यू कितना था 11 किलोवाट का, उससे लगभग 1/√2 गुना होता है। घरों में सप्लाई की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टेज 311 वोल्ट और आवृत्ति जो होती है इसकी 50 हर्ट्ज होती है। एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। पूरा चक्र मतलब आपको पता है जो एसी करंट होता है जब किसी कुंडली में बहता है तो आधी कुंडली में एक दिशा में, आधी कुंडली में उसकी विपरीत दिशा में घूमता है। तो ये दोनों जो उसकी दिशाएं हैं, जैसे एक दिशा में आधा चक्कर और आधा चक्कर दूसरी दिशा में, तो इन दोनों को मिला करके इसका एक चक्र हो जाता है, एक पूर्ण चक्र हो जाता है। और एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होता है, ये याद रखेंगे। एसी के लाभ क्या क्या हैं? सबसे पहले तो अल्टरनेटिव करंट का पहला लाभ ये है कि इसका प्रोडक्शन सस्ता होता है। दूसरा लाभ ये है कि इसको रेक्टिफायर की सहायता से आसानी से डायरेक्ट करंट में चेंज किया जा सकता है, डीसी में बदला जा सकता है। रेक्टिफायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवर्धक। तो ये प्रश्न भी पूछा गया, रेक्टिफायर क्या है? इसको किसी भी धारा को अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने की एक युक्ति जो होती है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। ऊर्जा क्षय कम होता है और इसके कारण अधिक दूरी तक इसको आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये अल्टरनेटिंग करंट के कुछ बेनिफिट्स हैं। इससे कुछ हानियां भी होती हैं। हानियां ये है कि जैसे आपने देखा होगा जहां से डायरेक्ट करंट बह रहा होता है, ठीक है, दिष्ट धारा जहां से बह रही होती है और उससे आपका बॉडी जो है टच हो जाती है, जैसे आपका हाथ टच हो जाता है, तो जो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी करंट जो होता है, वो आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, वो आपको पीछे की ओर फेंकता है। जैसे आपने देखा हो कभी आपको बिजली का झटका लगे तो आपको वो एकदम पीछे की तरफ फेंक देगा, ठीक है। और जो एसी करंट होता है ये आपको पीछे की तरफ नहीं फेंकता है, ये आपको अपनी ओर आकर्षित कर देता है। तो छूने पर जो एसी करंट होता है ये हमको अपनी ओर खींचता है और इस वजह से ये डीसी से ज़्यादा हानिकारक होता है। और डीसी को जब हम टच करते हैं तो वो हमें दूर फेंक देती है। ये जो है इसका एक बड़ा नुकसान है। इसके बाद में एक तड़ित चालक है, लाइटनिंग कंडक्टर। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तड़ित चालक क्या होता है? तड़ित चालक का प्रयोग बिजली कड़कने के दौरान, जब आकाश में बिजली कड़कती है तो उस टाइम पर उससे भवनों को कोई क्षति न पहुंचे, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर है क्या? ये एक मोटी तांबे की पट्टी या छड़ होती है जिसके ऊपरी नुकीले सिरे को भवनों के सबसे ऊपर लगा दिया जाता है और उसका जो दूसरा सिरा है उसको तांबे की पट्टी के साथ जमीन में दबा दिया जाता है। तो जब भी क्या होता है कि जो बादल आकाश में घूम रहे होते हैं जिनमें कि एक चार्ज होता है, एक आवेश होता है, तो वो भवन के ऊपर से गुजरते हैं, तो उनका जो आवेश है, उनका जो चार्ज है, वो तड़ित चालक के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और क्योंकि तड़ित चालक का दूसरा सिरा कहाँ है? जमीन में है। तो जैसे ही तड़ित चालक उस आवेश को ग्रहण करता है तो वो सीधा जमीन के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि भवन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं या ऊंची ऊंची गुंबद मीनारें वगैरह है, उन पर अक्सर करके तड़ित चालक लगाए जाते हैं। और तड़ित चालक आपने देखे होंगे, जैसे कोई भी जैसे मान चलो ईंट का भट्टा है, कोई ईंट के भट्टे के ऊपर भी आपने देखा होगा भट्टे की जो धुआं निकलने वाली जो चिमनी होती है उसके ऊपर भी एक धातु का, मेटल का एक तड़ित चालक लगा होता है, क्योंकि जो भवन ज़्यादा ऊंचा होगा वो आवेशित बादलों के संपर्क में उतनी ही जल्दी आता है। तो उस आवेशित बादलों के उससे को प्रभाव से बचने के लिए ही जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, भवन होते हैं, उनके ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ किया जाता है ताकि आवेश से जो है भवनों को नुकसान ना पहुंचे। विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो प्रक्रिया है, विद्युत लेपन की जो प्रक्रिया है, ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। विद्युत लेपन में जिस धातु पर हमको लेपन करना होता है, जिस धातु पर हमको प्लेट या परत चढ़ानी होती है, उसे कैथोड बनाते हैं, कह सकते हैं एक तरह से ऋण इलेक्ट्रोड बनाते हैं। और जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसे एनोड बनाते हैं। फिर उसमें जैसे कोई भी विद्युत अपघट्य है, उसमें जैसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, तो एनोड के कण जो होते हैं वो धीरे धीरे कैथोड वाले भाग पर जमा होने लग जाते हैं, क्योंकि हम
जिस धातु की परत चढ़ा रहे हैं उसको एनोड बना रहे हैं, ठीक है, और जिस धातु पर परत चढ़ाई जा रही है उसको कैथोड बनाया है। तो एनोड के जो कण होते हैं वो धीरे 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 कैथोड की तरफ उस पर जमने लग जाते हैं और उस पर क्या हो जाती है, एक प्रकार की परत जमा हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का क्लास, और आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास अगर आपको पसंद आता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।